औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम सेकंड ईयर क्लास स्टूडेंट्स। हमने चैप्टर नंबर 17 स्टार्ट किया था, जिसमें हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स में इनिशियल टॉपिक्स को डिस्कस किया था। जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था वो मेन टॉपिक हमारा था इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, जिसके अंदर हमने इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड यानी कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ा था। उसके बाद कुछ आपको असाइनमेंट्स मिली थी, जिसमें हमने एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स के बारे में डिस्कस की थी। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, जिसमें हम पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड क्या है। तो स्टूडेंट, इसके लिए हमारे पास कुछ इनिशियली टर्म्स हैं। सबसे पहली बात कि स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में एम्पेयर्स ने बहुत सारी डिस्कशन, बहुत सारा काम साइंस के फील्ड में इसके अंदर किया है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम सिंपली बात करें कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, जब वो एटम के अंदर न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है, तो उसका बिहेवियर ऐसे ही होता है कि जब कोई चार्ज मूव करता है, तो हम लास्ट चैप्टर नंबर 14 में डिस्कस कर चुके हैं कि जब किसी वायर के अंदर करंट पास करता है तो वो मैग्नेट बन जाती है। यानी जब किसी कंडक्टर के अंदर करंट मूव करता है तो वो एक बिहेवियर शो करती है जैसा कि एक मैग्नेट होता है, वैसा ही। या आप ऐसे कह लें कि जो मूविंग चार्ज होता है वो करंट प्रोड्यूस करता है, और इसके साथ जब किसी कंडक्टर में करंट पास करता है तो उसके अराउंड एक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जिसे हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ये नंबर 1 हुई बात। नंबर 2 पे क्या है कि स्टूडेंट्स, सबको पता होना चाहिए कि इनिशियली जो साइंस में डिस्कशन है, इनिशियली जो इसकी वर्किंग है, उसमें यही था कि जो चार्जेस होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, सबसे पहला जो इसके बारे में कॉन्सेप्ट यही था कि दो चार्जेस किसी एटम्स के अंदर उनको अलग अलग नहीं कर सकते। लेकिन जब इस फील्ड में ग्रूमिंग हुई तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को अलग-अलग भी किया जा सकता है। दूसरी बात स्टूडेंट्स, इसी तरह उन्हीं कंसेप्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए साइंटिस्ट ने काम किया कि जो मैग्नेट होता है, फॉर एग्जांपल हम परमानेंट मैग्नेट बार की बात कर लें, जिसका एन और एस पोल होता है, तो उसका बिहेवियर ऐसा ही है कि जिस तरह एन पोल है वैसे ही पॉजिटिव चार्ज होता है, जिस तरह साउथ पोल है वैसे ही एक नेगेटिव चार्ज होता है। यानी जो नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही होती हैं, या आप ऐसे कह लें कि नॉर्थ से एग्जिट हो रही होती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और साउथ में इंटर हो रही होती हैं। स्टूडेंट्स, जो सबसे बेहतरीन, जो सबसे मेजर कॉन्सेप्ट है वो यही है कि जो मैग्नेट्स होते हैं इनको मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता, मोनोपोल इसका एग्जिस्ट नहीं करता। या जब आप मैक्सवेल इक्वेशंस नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे या इसके बारे में कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे मैक्सवेल इक्वेशंस में, तो डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसका मतलब यही होता है कि मोनोपोल ऑफ मैग्नेट डज नॉट एग्जिस्ट, यानी मैग्नेट का मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। इसका क्या मतलब है कि जैसे हम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को अलग अलग सेपरेट कर देते हैं, यानी कि, तो इस तरह हम मैग्नेट को तोड़ के उसके एन और एस को अलग अलग यानी सेपरेट नहीं कर सकते। क्यों? जब भी हम किसी मैग्नेट का छोटे से छोटा पीस ब्रेक करेंगे तो वो खुद से अपना एन और एस क्रिएट कर लेगा। तो स्टूडेंट्स, ये इसके अंदर मेजर कॉन्सेप्ट है कि जो मैग्नेट होते हैं उनके अंदर मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। तो स्टूडेंट्स, जब जो कोई एटम होता है उसके अराउंड जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं तो उसकी जो मोशन होती है वो दो तरह की होती है। नंबर 1 क्या होता है, एक उसकी ऑर्बिटल मोशन होती है,
यानी इलेक्ट्रॉन की एटम्स के अराउंड जो मोशन होती है उसको ऑर्बिटल मोशन कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन अपने ही एक्सिस के अराउंड भी मोशन करता है जिसे हम स्पिन मोशन कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, ये वाली जो ऑर्बिटल मोशन और इसकी स्पिन मोशन है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के अंदर एटम्स के अराउंड इलेक्ट्रॉन की स्पिन और ऑर्बिटल मोशन का बहुत अमल है। इसके ज़रिए से हम एक मेजर कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसकी जो इनिशियल डिस्कशन है वो करते हैं कि जब ये वाली ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन एक दूसरे को सपोर्ट करेंगी तो तब क्या होगा, जब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगी तो तब क्या होगा। तो सिंपली स्टूडेंट्स, ये वाला जो आपको स्क्रीन पे एन और एस नज़र आ रहा है, तो ये ऐसे ही है कि जब ऑर्बिटल मोशन कर रहा होगा इलेक्ट्रॉन, तो जब उसके साथ साथ अपने एक्सिस के अराउंड भी मोशन कर रहा होगा, तो जब ये दोनों मोशंस एक दूसरे को सपोर्ट करेंगी तो हल्का सा एक टाइनी सा मैग्नेट एग्जिस्ट होगा जो एन और एस क्रिएट कर लेगा। तो स्टूडेंट्स, अगर हम किसी चीज़ के अंदर, यानी कोई भी चीज़ है वो बहुत सारे एटम्स से मिलकर बनती है, तो अगर उसके अंदर बहुत सारे एटम्स होंगे तो जब उसके अंदर फॉर एग्जांपल हम कोई थर्मल चेंज लेके आएंगे तो ज़ाहिर सी बात है वो सारे एटम्स ही मोशन में आ जाएंगे, उसके इलेक्ट्रॉन मज़ीद मोशन में आ जाएंगे, उनके अंदर ऑर्बिटल और जो स्पिन मोशन है वो तेज़ हो जाएगी, और वो ऑर्बिटल और स्पिन मोशन की वजह से जो वो वाले फील्ड्स होंगे एक दूसरे के साथ मैचअप करके वो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स, इसकी कुछ डिस्कशन इस तरह से है कि जब हम किसी भी एटम्स की बात करें या उसके साथ किसी फील्ड की बात करें तो वो किस तरह से एक दूसरे के साथ इंटरलिंक करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया कि जब किसी कंडक्टर के अंदर से करंट गुजरता है तो वो उसके इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। अब स्टूडेंट्स, इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन इस तरह से है, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ लॉन्ग बार मैग्नेट इज़ लाइक द फील्ड प्रोड्यूस बाय अ लॉन्ग सोलिनॉइड कैरिंग करंट। यानी जब कोई सोलिनॉइड करंट कैरिंग कंडक्टर है वो लेके जा रहा होता है तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, बिल्कुल वैसे ही एक कंडक्टर के अराउंड भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। सेकंड क्या है, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ शॉर्ट बार मैग्नेट रिजेंबल दैट ऑफ अ सिंगल लूप। जब एक हम सिंगल बार की बात करते हैं, एक सिंगल कंडक्टर की बात करते हैं तो उसकी सिंगल लूप होती है। जब हम ज़्यादा कंडक्टर या ज़्यादा एटम्स की बात करते हैं तो उसकी बेहद लूप्स बनती हैं। अकॉर्डिंग टू एम्पेयर, द मैग्नेटिक फील्ड आर प्रोड्यूस्ड बाय मैग्नेट्स और करंट्स आर ड्यू टू द मूविंग चार्ज। ईच इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग द न्यूक्लियस जनरेट्स अ स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड एट द सेम टाइम इट्स स्पिन अराउंड इट्स own axis that also gives rise to a magnetic field. In some of the substances, the magnetic field due to orbital motion and spin motion cancel each other and these substances becomes non-magnet. तो जब स्टूडेंट्स ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं तो मैग्नेट बनता है। जब ये दोनों मोशंस एक दूसरे को कैंसिल आउट करती हैं तो तब वो नॉन मैग्नेट मटेरियल बिहेवियर शो करता है। अब स्टूडेंट्स, इन्हीं बिहेवियर की वजह से कुछ टाइप्स बनती हैं मैग्नेट की। तो अगर हम बात करें पैरा मैग्नेट्स की, तो जो सबसे पहली टाइप है मैग्नेट के अंदर, पहली टाइप जो है पैरा मैग्नेट्स है। तो पैरा मैग्नेट सब्सटेंसेस कौन से होते हैं, इसमें हम बात करेंगे कि क्या बिहेवियर होता है वहाँ ऑर्बिटल और स्पिन मोशन का। The substances in which the magnetic field due to the orbital motion and spin motion of the electron in an atom supports to each other and atom behaves like a tiny magnet. तो स्टूडेंट्स, जब स्पिन मोशन और ऑर्बिटल मोशन एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं तो वो एटम एक टिनी सा मैग्नेट बन जाता है, यानी इन दोनों की सपोर्ट से। तो इनकी कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकल और उसके जो कंपाउंड्स होते हैं। जब हम डायामैग्नेटिक की बात करते हैं, जो सेकंड इसकी टाइप है, सब्सटेंसेस इन विच द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन एंड स्पिन मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैंसल ईच अदर। जब ये दोनों ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन एक दूसरे को कैंसल आउट करती हैं तो तब वहाँ जाके मैग्नेटिक जो रिज़ल्ट होता है वो ज़ीरो हो जाता है। तो इसी तरह हम जो भी मटेरियल बनते हैं उनको डायामैग्नेटिक कहते हैं।
इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे वाटर, कॉपर, बिस्मथ। स्टूडेंट्स इसमें एक और अहम बात है कि जब हम पैरामैग्नेट्स यानी आयरन के करीब मैग्नेट को लेके जाएंगे तो वो उसको अट्रैक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल जब हम कॉपर के करीब मैग्नेट को लेके जाएंगे तो वो उसको क्या करेगा, कोई उस पर इफ़ेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होगा, ज़ीरो होगा। अब स्टूडेंट्स फेरोमैग्नेट की बात करते हैं। द सब्सटेंसेस इन विच एटम्स कोऑपरेट टू ईच अदर टू प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे फेरस है, कोबाल्ट है, नियॉन है, क्रोमियम एंड आल्निको, और आयरन, एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट, अलॉय। तो स्टूडेंट्स अब हम इसके अंदर कुछ डोमेन की बात करते हैं कि मैग्नेटिक के अंदर डोमेन क्या होती है, उसके अंदर कितनी क्वांटिटीज़, कितने एटम्स कंटेन करते हैं और वो किस तरह से चंद मिलीमीटर्स के ऊपर एक टिनी मैग्नेट बना लेते हैं। A small region or space of the order of millimeters or less but large enough to contain 10 raised to power 12 to 10 raised to power 18 atoms within which we study magnetic effects is called domain. If within each domain the magnetic fields of all spinning electrons are parallel to one another, then each domain is magnetized to saturation and behaves as a small magnet with north and south pole। तो स्टूडेंट्स वही बात जो हम लास्ट टाइम भी कर चुके हैं, सॉरी अभी इस लेक्चर के अंदर कर चुके हैं, कि कुछ एटम्स जो होते हैं वो मैग्नेटाइज होते हैं। जब बहुत सारे एटम्स को मिला के बात करते हैं तो वो बहुत से नॉर्थ और साउथ को जनरेट करते हैं। अगर हम सिंगल की बात करेंगे तो वो एक ही नॉर्थ और साउथ पोल को जनरेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के बारे में डोमेन के अंदर कुछ थोड़ी सी डिस्कशन है जो आप खुद से भी तैयार कर सकते हैं। इसके अंदर क्या होगा, जब नॉर्थ और साउथ पोल एग्जिट करेगा तो जब हम उसका सैचुरेशन के बाद बिहेवियर चेक करेंगे तो वो नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन को चेंज कर लेगा। तो अब स्टूडेंट्स इसके अंदर एक छोटी सी टर्म है, क्यूरी टेम्परेचर है। द टेम्परेचर एट विच द मटेरियल लूज इट्स orderliness due to increases the thermal vibration is called Curie temperature. Is different for different materials. For iron is about 750 डिग्री सेंटीग्रेड। ये एक MCQs भी बन सकता है। Above Curie temperature iron is paramagnetic but not ferromagnet, यानी ये फेरोमैग्नेट के लिए नहीं है कोई ऐसा टेम्परेचर जिसकी वजह से वो मटेरियल अपना जो ऑर्डर होता है, जैसे हम बात कर चुके हैं कि लेटिस क्रिस्टल होता है, उसकी अरेंजमेंट होती है, तो वो वाला ऑर्डर उस टेम्परेचर पे आके, क्यूरी टेम्परेचर पे आके वो अपना ऑर्डर क्या करता है, डिसेबल कर देता है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट एक टर्म है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसको हम हाइस्टेरेसिस लूप कहते हैं, इसको समटाइम हिस्टैरिसीस लूप भी पढ़ते हैं कुछ लोग। हिस्टैरिसीस लूप के अंदर क्या है कि स्टूडेंट्स से इसके अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है जो आपने याद रखी है, एक ही लाइन के अंदर जो लिखी हुई है, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड हिस्टैरिसीस। कौन सा फिनोमेना जिसके अंदर क्या होता है, कौन सी चीज़ लैग करती है, कौन सी लीड करती है। दिस गिव्स मैग्नेटिज्म लैग्स बिहाइंड द मैग्नेटिक करंट, यानी इसके अंदर क्या है, जो मैग्नेटिक करंट है वो क्या करता है, वो लैग करता है, मैग्नेटिक करंट लैग करता है। इसके अंदर इसकी मैं अभी आपको एक्सप्लेनेशन बताता हूँ। तो स्टूडेंट्स के अंदर हमने देखना है कि मैग्नेटिज्म लैग्स बिहाइंड द मैग्नेटाइजिंग करंट, यानी मैग्नेटाइजिंग जो करंट होता है वो इसके आगे होता है। वो किस तरह से स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल जब हम किसी भी कंडक्टर को या उसके अंदर से जब हम करंट फ्लो करवाते हैं, तो स्टूडेंट्स जब उस कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो करवाते हैं तो वो मैग्नेटाइज हो जाता है। अब उसके अंदर जब करंट हम गुजारना बंद कर देंगे तो हम क्या कर रहे हैं, करंट की वैल्यू को ज़ीरो कर रहे हैं। अब क्या किया हमने, करंट की वैल्यू को ज़ीरो कर दिया, लेकिन उसके अंदर जो कुछ प्रॉपर्टी जो क्रिएट हो गई थी यानी मैग्नेटाइजिंग वाली, वो ज़ीरो नहीं होगी। यही जो बात मैंने अभी की है कि लैग करता है मैग्नेटिज्म, यानी मैग्नेटिज्म
क्या होता है, मैग्नेटाइजेशन उसकी होती है पीछे, और करंट पहले ज़ीरो हो जाता है। यानी जब हम किसी कंडक्टर के अंदर करंट पास करवाते हैं तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, यानी मैग्नेटाइज हो जाता है। जब हम करंट फ्लो करवाना रोक देते हैं तो यानी करंट ज़ीरो हो जाता है, लेकिन उसकी मैग्नेटाइजेशन ज़ीरो नहीं होती। यही वजह है कि जो मैग्नेटिक करंट जो करंट है वो पहले ज़ीरो हो गया, इसीलिए वो क्या करता है, आगे होता है। जो मैग्नेटाइजेशन है वो पीछे होती है, यानी वो अभी तक ज़ीरो नहीं होती। इन्हीं दो बातों को मद्देनज़र रखते हुए हम हाइस्टैरिसीस लूप बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स, हाइस्टैरिसीस लूप के अंदर कुछ डिस्कशन है जिसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर एक पेज या एक स्लाइड ज़रा स्किप है, जो आप इस तरह से, जो मैं आपको भी डिस्कशन उसकी करके सुनाता हूँ। द लूप प्लॉटेड बाय CRO फॉर द वेरियस वैल्यूज ऑफ मैग्नेटाइजिंग करंट ऑफ द सोलेनॉइड बिटवीन फ्लक्स डेंसिटी एंड द मैग्नेटाइजेशन ऑफ द स्पेसिमेन इज कॉल्ड हाइस्टैरिसीस लूप्स। अब स्टूडेंट्स, यही जो बात मैंने अभी बताई है आपको, वही लिखी गई है इसके अंदर। Ferromagnetic material such as iron is placed in an alternating current solenoid when alternating current is at its positive peak value is fully magnetized। यानी स्टूडेंट्स, जब हम किसी भी कंडक्टर को करंट देते हैं तो वो मैग्नेटाइज हो जाता है। जब हम वो करंट रोक देते हैं तो वो डीमैग्नेटाइज होते हुए कुछ टाइम लगाता है। तो यही वजह है कि सबसे पहले जब हम करंट की वैल्यू ज़ीरो करते हैं तो मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू बाद में ज़ीरो होती है। जब उसके बाद स्टूडेंट्स हम मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू ज़ीरो करते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, करंट एकदम से फिर अपोजिट साइड में मैक्सिमम करना पड़ता है। तो यही हम जब रिपीट करते हैं सारा फिनोमेना, तो इसके अंदर एक टाइम आता है कि हम सैचुरेशन तक उसका जो पावर है उसकी वो लेके जाते हैं। तो सैचुरेशन पॉइंट से क्या होता है, व्हेन द फ्लक्स डेंसिटी increases from 0 to its maximum value at this stage material is magnetized fully, this is called saturation। जब fully magnetized हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, सैचुरेशन पॉइंट। अब स्टूडेंट्स, हमने क्या करना है कि जब उस पॉइंट से बैकवर्ड लेके आना है, उस करंट को रोकना है, तो कुछ दो कंडीशंस आएंगी जिसको हम क्या कहेंगे, रेमिनेंस या रिटेंटिविटी। नंबर 2, जब हम उसको अपोजिट करेंगे तो ये वाला पॉइंट आएगा। तो स्टूडेंट, इसके अंदर कुछ डिस्कशंस हैं जो बहुत ही आसान है। इसी डिस्कशन को मद्देनजर रखते हुए हम ये वाली जो टर्म्स हैं, सैचुरेशन, रेमिनेंस और इसके साथ रिटेंटिविटी और कोरेसिटिविटी, ये वाली जो टर्म्स हैं स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसके एरिया ऑफ लूप की बात करें तो जिस हाइस्टैरिसीस लूप के अंदर ज़्यादा एरिया कवरेज होगा उसका मतलब है कि ये वाला जो मैग्नेट है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिसके अंदर हाइस्टैरिसीस लूप का जो एरिया कम होगा वो कम मैग्नेटिक, यानी उसकी पावर मैग्नेट की कम होगी, यानी मैग्नेटाइजेशन उसकी कम होगी। तो स्टूडेंट्स, ये वाली जो टर्म्स हैं ये इसके हिसाब से हम याद कर सकते हैं कि जब हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ी उन्हीं को नज़र रखते हुए हमने हाइस्टैरिसीस लूप बनाई। और जब हम उसको सैचुरेशन पॉइंट तक लेके जाते हैं या मैक्सिमम करंट करते हैं, तो जब उस करंट को रोक देते हैं तो तब जाके, यानी उसकी वैल्यू ज़ीरो कर देते हैं करंट की, तब भी मैग्नेटाइजेशन की कुछ ना कुछ वैल्यूज़ रहती हैं। जब हम एकदम से फिर उस मैग्नेटाइज को ज़ीरो करते हैं तो हमें करंट क्या करना पड़ता है, फिर से मैक्सिमम करना पड़ता है। जब यही बातें रिवर्स साइड पे हम रिपीट करते हैं तो ये वाली कुछ लूप हमें हासिल होती है जो हाइस्टैरिसीस लूप कहलाती है।